रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर से मीलों दूर घने और डरावने जंगलों के बीचों बीच बनी एक सदियों पुरानी हवेली पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और ठंडी बर्फीली हवाएं खिड़कियों के कांच से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थीं। हवेली के एक बहुत बड़े और अंधेरे हॉल में, जहां सिर्फ कुछ मोमबत्तियों की मध्यम पीली रोशनी कांप रही थी, वहां किम तेयोंग बैठा हुआ था। उसकी चमकीली गहरी लाल आंखें उस घने अंधेरे में भी साफ चमक रही थीं। उसके लंबे गोरे हाथों की उंगलियां पियानो पर बहुत धीरे धीरे चल रही थीं, जिससे पूरे सन्नाटे में एक उदास और रोंगटे खड़े कर देने वाली धुन गूंज रही थी। तेयोंग एक प्योर ब्लड वैम्पायर था, जो पिछले 300 सालों से इस दुनिया में जिंदा था। इंसानों के लिए वो सिर्फ एक डरावनी अफवाह था, एक ऐसा साया जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। परफेक्ट जॉ लाइन, माथे पर बिखरे हुए सिल्वर ब्लैक बाल और वो सुर्ख होंठ जो हमेशा खून की प्यास में सूखे रहते थे। लेकिन उसकी इस बेनतहा खूबसूरती के पीछे छुपा था एक बेहद ठंडा, बेजान और बेरहम दिल। उसने सदियों से किसी इंसान को अपने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि उसके लिए इंसान सिर्फ उसकी भूख मिटाने का जरिया थे। जंगल के ठीक दूसरी तरफ इस भयानक तूफानी रात में जोंगकुकी अपनी टूटी हुई साइकिल को घसीटते हुए कीचड़ भरे रास्ते पर बढ़ी चली जा रही थी। उसकी भीगी हुई कुर्ती और ठंड से ठिठुरते हुए हाथ पैर उसके डर को साफ बयां कर रहे थे। वो शहर के एक छोटे से अनाथ आश्रम में पली बढ़ी एक बेहद मासूम और खूबसूरत लड़की थी, जो आज रात जंगल के इस रास्ते से शॉर्टकट लेने के चक्कर में रास्ता भटक गई थी। तेज कड़कती हुई बिजली की रोशनी जब जब उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई गोल आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका चला। बारिश की बूंदों के बीच बहती हुई जोंगकुकी के जिस्म की महक, वो मीठी, प्योर और बिना किसी मिलावट वाली खुशबू जंगल के पेड़ों से होती हुई सीधे तेयोंग की हवेली की खुली खिड़की के अंदर पहुंची। पियानो बजाते हुए तेयोंग के हाथ अचानक हवा में ही रुक गए। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसका पूरा शरीर जम गया। 300 सालों में पहली बार उसकी रगों में दौड़ने वाला वो ठंडा वैम्पायर खून खौल उठा था। ये महक किसी आम इंसान की नहीं थी, ये उसकी सोलमेट की महक थी, जिसकी तलाश उसे सदियों से थी। तेयोंग ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। जोंगकुकी की वो स्वीट सी खुशबू हवा के साथ सीधे उसके अंदर तक उतर रही थी। इतने सालों से सोया हुआ वो डेंजरस वैम्पायर आज अचानक जाग गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और हवेली की उस ऊंची खिड़की से सीधे नीचे अंधेरे जंगल की तरफ जंप लगा दी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पेड़ों के बीच से सिर्फ एक ब्लैक शैडो की तरह गुजर रहा था। दूसरी तरफ जोंगकुकी ठंड से कांपते हुए उस डरावने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसके पैर थक चुके थे और डर के मारे उसकी सांसें फूल रही थीं। तभी अचानक उसे फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज आई। जोंगकुकी ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ों के डरावने साए थे। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और अपनी जान बचाने के लिए आगे भागने लगी। भागते भागते जोंगकुकी का पैर एक पेड़ की जड़ से टकराया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने पर चोट लग गई और वहां से खून बहने लगा। उस ताज़ा खून की स्मेल हवा में फैलते ही ठीक उसके सामने पेड़ों के पीछे से एक लंबा सा साया निकलकर सामने आया। कड़कती हुई बिजली की रोशनी में जब जोंगकुकी ने ऊपर देखा तो डर के मारे उसकी चीख ही निकल गई। सामने बहुत ही हैंडसम लेकिन डरावना तेयोंग खड़ा था, जो सीधे उसे ही घूर रहा था। तेयोंग धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके सामने झुक गया। उसकी डार्क आंखें जोंगकुकी के घुटने से बहते हुए उस रेड ब्लड पर टिकी थीं। वैम्पायर्स के लिए खून सिर्फ एक भूख मिटाने की चीज होती है, लेकिन जोंगकुकी का खून देखते ही तेयोंग के अंदर एक अजीब सी तड़प होने लगी। वो अपनी भूख भूल गया, बल्कि उसके दिल में एक ऐसा एहसास जागा जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं किया था। जोंगकुकी डर के मारे पीछे खिसकने लगी और रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि आज उसका एंड पक्का है। तेयोंग ने अपनी ठंडी उंगलियों से जोंगकुकी के चेहरे को धीरे से छुआ। उसकी उंगलियां इतनी बर्फीली थीं कि जोंगकुकी का पूरा शरीर कांप उठा। तेयोंग ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। जैसे ही जोंगकुकी ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं, वो तेयोंग की उन गहरी लाल आंखों में खोसी गई। तेयोंग का चेहरा इतना परफेक्ट और अट्रैक्टिव था कि जोंगकुकी एक पल के लिए अपना सारा डर भूल गई। वो बस उसे देखती ही रह गई। तेयोंग जोंगकुकी के बहुत करीब आ गया, उसके चेहरे के इतने पास कि जोंगकुकी उसकी ठंडी सांसों को अपनी स्किन पर फील कर सकती थी। तेयोंग का ध्यान बार बार जोंगकुकी के गले की तरफ जा रहा था, जहां उसकी नसें साफ दिख रही थीं और दिल की धड़कन तेज चल रही थी। तेयोंग के अंदर का वैम्पायर चीख चीख कर कह रहा था कि वो इस मीठे खून को पी जाए, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा उसे रोक रहा था। वो खुद हैरान था कि वो अपनी भूख पर इतना कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। तभी जोंगकुकी की आंखों से एक आंसू टपका और सीधे तेयोंग के हाथ पर गिरा।
वो आंसू इतना गर्म था कि तेओंग को झटका लगा, जैसे वो किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसने तुरंत जोंगकुकी को अपनी बाहों में उठा लिया। जोंगकुकी ने डर के मारे उसके कोट को कसकर पकड़ लिया। तेओंग ने एक बार फिर अपनी सुपर स्पीड का यूज किया और पलक झपकते ही वो जोंगकुकी को लेकर सीधे अपनी उस पुरानी और बड़ी हवेली के अंदर पहुंच गया। हवेली के अंदर आते ही तेओंग ने जोंगकुकी को सोफे पर बहुत आराम से बिठाया। जोंगकुकी अभी भी पूरी तरह डरी हुई थी और ठंडे मौसम की वजह से कांप रही थी। तेओंग बिना कुछ बोले वहां से गया और एक गर्म कंबल लेकर आया, जो उसने जोंगकुकी के ऊपर डाल दिया। इसके बाद वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और जोंगकुकी के घुटने के पास बैठ गया ताकि उसकी चोट पर दवाई लगा सके। जोंगकुकी हैरान होकर उसे देख रही थी कि ये अजनबी लड़का जो इतना डरावना लग रहा था, वो अचानक उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। तेओंग ने बहुत ही धीरे से जोंगकुकी के घुटने पर लगी चोट को साफ किया और उस पर दवाई लगाने लगा। जब जब दवाई की वजह से जोंगकुकी को दर्द होता, वो धीरे से सिसकती और अपने हाथ कसकर भींच लेती। तेओंग को उसका ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार रुक जाता और अपनी फूंक से उसकी चोट को ठंडा करने की कोशिश करता। एक खूंखार वैम्पायर जो पल भर में किसी की जान ले सकता था, वो आज एक मामूली सी इंसानी लड़की के सामने घुटनों पर बैठा उसकी केयर कर रहा था। जब पट्टी बंद गई तो जोंगकुकी ने धीरे से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा कि वो कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया है। तेओंग ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर फिर से वही पुराना खालीपन आ गया था। वो बस खड़ा हुआ और कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा, जहां अब भी बारिश हो रही थी। जोंकी को उसकी ये खामोशी और डरा रही थी, लेकिन कंबल की गर्माहट की वजह से उसे धीरे धीरे नींद आने लगी थी। थकान इतनी ज्यादा थी कि वो सोफे पर ही सो गई। जोंगकुकी के सोते ही तेओंग वापस उसके पास आया। उसने बहुत प्यार से जोंगकुकी के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियां जोंगकुकी के गालों को छू रही थीं और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। 300 सालों की उस खाली और तन्हा जिंदगी में पहली बार तेओंग को ऐसा लगा जैसे उसे जीने की कोई वजह मिल गई हो। उसे समझ आ गया था कि ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत का वो हिस्सा है जिसके बिना वो हमेशा अधूरा था। लेकिन तेओंग ये भी जानता था कि एक वैम्पायर और इंसान का साथ होना कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी खुद की दुनिया के लोग और दूसरे वैम्पायर्स अगर जोंगकुकी के बारे में जान जाते तो वो उसकी जान के दुश्मन बन जाते। जोंगकुकी की वो प्योर और मीठी खुशबू किसी को भी पागल कर सकती थी। तेओंग ने सोते हुए जोंगकुकी को देखा और अपने मन में एक फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस लड़की को खुद से दूर नहीं होने देगा और इसकी हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक चला जाएगा। अगली सुबह जब जोंगकुकी की आंख खुली तो खिड़की से सूरज की हल्की हल्की धूप कमरे के अंदर आ रही थी। बारिश रुक चुकी थी और मौसम बहुत सुहाना हो गया था। जोंगकुकी ने उठकर आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक बहुत ही सुंदर और बड़े से बेडरूम में थी, जहां सब कुछ बहुत ही एंटिक और कीमती लग रहा था। उसने अपने घुटने की तरफ देखा, जहां बहुत अच्छे से पट्टी बंधी हुई थी और अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। वो धीरे से बेड से उतरी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो एक बहुत बड़े हॉल में थी, जहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां तरह तरह का ब्रेकफास्ट सजाकर रखा हुआ था। जूस, फ्रूट, सैंडविच, सब कुछ वहां मौजूद था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी और भारी आवाज आई, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था, अभी आराम की जरूरत है। जोंगकुकी ने डर कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां तेओंग खड़ा था। दिन की रोशनी में वो और भी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने ब्लैक सिल्क शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत ही रफ और स्टाइलिश लग रहे थे। जोंगकुकी उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो गई और उसने अपनी उंगलियों को आपस में भींच लिया। तेओंग धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है, खा लो। जोंगकुकी ने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, आप कौन हैं और कल रात आपकी आंखें ऐसी क्यों थीं? तेओंग के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो समझ गया था कि जोंगकुकी ने कल रात उसकी असली सच्चाई देख ली थी। वो नहीं चाहता था कि वो अभी से डरकर उससे दूर भागने की कोशिश करे। तेओंग ने अपनी आंखें घुमाईं और बहुत ही शांत आवाज में कहा, कल रात मौसम बहुत खराब था, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। उसकी आवाज में एक ऐसा कमांड था कि जोंगकुकी चाहकर भी आगे कुछ बोल नहीं पाई। वो चुपचाप चेयर पर बैठ गई और धीरे धीरे सैंडविच खाने लगी। तेओंग थोड़ी दूर खड़ा होकर बस उसे ही देख रहा था। जोंगकुकी को खाते हुए देखना उसे अंदर से एक अजीब सा सुकून दे रहा था। जैसे ही जोंगकुकी ने अपना खाना खत्म किया, उसने तेओंग की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच, मेरी जान बचाने के लिए और इस हेल्प के लिए। अब मुझे वापस जाना चाहिए। अनाथ आश्रम में सब लोग मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। ये सुनते ही तेओंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसकी आंखें फिर से थोड़ी डार्क होने लगी। वो जोंगकुकी को अपने से दूर जाने देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था।
तेयोंग जोंगकुकी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में बोला, तुम इस जंगल से बाहर नहीं जाओगी, अब से तुम यहीं मेरे पास रहोगी। जोंगकी हैरान रह गई, उसकी आंखों में फिर से डर आ गया। उसने कहा, पर क्यों? मैं आपको जानती तक नहीं, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। जोंगकुकी ने वहां से भागने के लिए कदम आगे बढ़ाया ही था कि तेयोंग ने पलक झपकते ही उसका रास्ता रोक लिया। तेयोंग की स्पीड देखकर जोंगकुकी के होश उड़ गए। वो समझ गई कि ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। तेयोंग ने जोंगकुकी के दोनों कंधों को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी सेफ्टी इसी हवेली के अंदर है। बाहर तुम्हारे लिए मुझसे भी बड़े खतरे इंतजार कर रहे हैं। तेयोंग की उस भारी और सीरियस आवाज को सुनकर जोंगकुकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी पर भरोसा करे या अपनी जान बचाकर भागे। जोंगकुकी ने रोते हुए तेयोंग के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा, मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता, मुझे बस अपने घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर तेयोंग का दिल अंदर से बैठ गया। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी वजह से जोंगकुकी इतना रो रही है, लेकिन वो मजबूर था। वो जानता था कि इस जंगल के दूसरे हिस्सों में घूम रहे वैम्पायर्स को जोंगकुकी के खून की खुशबू मिल चुकी होगी। अगर वो इस हवेली से बाहर कदम भी रखेगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तेयोंग ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन उसका चेहरा अभी भी एकदम सख्त था। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। इतना कहकर तेयोंग ने कमरे की उस बड़ी सी कांच की खिड़की का पर्दा पूरी तरह हटा दिया। जोंगकुकी ने डरते डरते बाहर जंगल की तरफ देखा। दिन का वक्त होने के बावजूद घने पेड़ों के बीच अंधेरे साए तैरते हुए दिख रहे थे। वो आम इंसान नहीं थे, बल्कि वैम्पायर काउंसिल के जासूस थे, जो कल रात से ही उस मीठी खुशबू का पीछा करते हुए इस हवेली के आसपास मंडरा रहे थे। ये नज़ारा देखकर जोंगकुकी के पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि कल रात जो उसने देखा था वो कोई वहम नहीं था। ये पूरी जगह और ये लड़का, सब कुछ किसी डरावने सपने जैसा था। वो पीछे हटकर बेड पर बैठ गई और अपने घुटनों को सीने से सटा लिया। तेयोंग ने उसे इस हालत में देखा तो वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ। वो उसके पास गया और घुटनों के बल बैठते हुए बहुत ही शांत आवाज में बोला, जब तक तुम इस हवेली के अंदर हो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ट्रस्ट मी। जोंगकुकी ने अपनी भीगी हुई आंखों से तेयोंग के चेहरे को देखा। इस बार उसकी आंखों में वो खूंखार लाल रंग नहीं था, बल्कि एक अजीब सा प्रॉमिस और सच्चाई थी। जोंगकुकी ने अपनी लाइफ में कभी किसी का ऐसा प्रोटेक्टिव बिहेवियर नहीं देखा था। वो चुप रही, जिसका मतलब था कि उसने फिलहाल के लिए तेयोंग की बात मान ली थी। तेयोंग के चेहरे पर एक हल्की सी बहुत ही मामूली मुस्कान आई, जो 300 सालों में पहली बार किसी ने देखी थी। उसने जोंगकुकी को आराम करने के लिए कहा और खुद कमरे से बाहर चला गया, ताकि वो बाहर के खतरों से निपटने का प्लान बना सके। हवेली के बाहर जाते ही तेयोंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में वो पुराना ठंडा और खूंखार लुक वापस आ गया था। वो हवेली की बड़ी सी बालकनी में आकर खड़ा हुआ और अपनी सुपर वैम्पायर पावर्स से जंगल की तरफ देखने लगा। पेड़ों के पीछे छुपे उन जासूसों को जैसे ही तेयोंग की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सब अलर्ट हो गए। तेयोंग ने अपने मन में सोच लिया था कि अगर किसी ने भी जोंगकुकी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो उसका नामो निशान मिटा देगा। उधर कमरे के अंदर जोंगकुकी अकेली बैठी हुई थी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कंबल की गर्माहट और तेयोंग की उन बातों ने उसे थोड़ा शांत कर दिया था। वो उठकर कमरे में रखे एक बड़े से बुकशेल्फ के पास गई। वहां बहुत पुरानी और अजीब सी किताबें रखी हुई थीं, जिनमें वैम्पायर्स और उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा था। किताबों के पन्ने पलटते हुए जोंगकुकी को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो किस तरह की दुनिया में फंस चुकी है। शाम होते ही हवेली का माहौल फिर से थोड़ा डार्क होने लगा। तेयोंग कमरे में वापस आया। उसके हाथ में इस बार जोंगकुकी के लिए गर्म सूप का एक बाउल था। उसने सूप टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले जाने लगा। जोंगकुकी ने उसे रोका और बहुत ही धीरे से पूछा, क्या आप सच में एक वैम्पायर हैं? तेयोंग थोड़ी देर के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर जोंगकुकी को देखा और बस धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। जोंगकुकी ने अपनी सांस रोकी और अगला सवाल किया, तो फिर आपने मुझे मारा क्यों नहीं? बाकी सब तो मेरा खून चाहते हैं ना? तेयोंग उसके थोड़े करीब आया। उसकी आंखें इस बार बहुत गहरी और इमोशनल लग रही थीं। उसने जोंगकुकी के चेहरे के पास आकर बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हो जोंगकुकी, तुम मेरी किस्मत हो। मेरा वजूद तुम्हारे बिना अधूरा है और अपनी जान को कोई खुद अपने हाथों से नहीं मिटाता। तेयोंग की ये बात सीधे जोंगकुकी के दिल पर जाकर लगी और वो बिना पलक झपकाए बस उसे देखती रह गई। तेयोंग की बात सुनकर जोंगकुकी के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करे। किस्मत और वजूद जैसे शब्द उसने सिर्फ कहानियों में सुने थे, लेकिन आज कोई उसके सामने खड़ा होकर ये बातें इतने यकीन के साथ कह रहा था। तेयोंग ने उसकी नर्वसनेस को भांप लिया और बिना उसे और परेशान किए चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। रात होने पर पूरी हवेली में फिर से वही सन्नाटा छा गया।
जोंगकुकी को बेड पर लेटे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। रह रहकर उसे तेयोंग का वो चेहरा और उसकी बातें याद आ रही थीं। तभी अचानक हवेली के नीचे वाले हिस्से से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने कांच की बड़ी सी खिड़की को चकनाचूर कर दिया हो। जोंगकुकी डर के मारे बेड पर उठकर बैठ गई। नीचे हॉल में वेम्पायर काउंसिल के 3 खूंखार जासूस हवेली के अंदर घुस आए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी हैवानियत थी और उनकी आंखें भूख से चमक रही थीं। उन्हें जोंगकुकी के खून की खुशबू सीधे ऊपर के कमरे से आ रही थी। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े, तभी उनके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। वो तेयोंग था। उसकी आंखें गुस्से में इतनी लाल हो चुकी थीं जैसे उनमें से खून टपक पड़ेगा। उसके नुकीले दांत पूरी तरह बाहर आ चुके थे और उसके पूरे शरीर से एक डरावनी पावर फील हो रही थी। उन जासूसों में से एक ने हंसते हुए कहा, किम तेयोंग, तुम एक मामूली इंसान की वजह से काउंसिल से दुश्मनी ले रहे हो? उस लड़की को हमारे हवाले कर दो। उसका खून पूरी वैम्पायर कम्युनिटी के लिए एक वरदान है। तेयोंग ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने सीधे उस जासूस की गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से दे मारा। हवेली की दीवारें इस टक्कर से हिल गईं। तेयोंग की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, जो मेरी जोंगकुकी की तरफ बढ़ेगा उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। बाकी के दोनों जासूस तेयोंग का ये रूप देखकर एक पल के लिए डर गए, लेकिन अगले ही पल उन दोनों ने एक साथ तेयोंग पर अटैक कर दिया। हवेली के उस बड़े से हॉल में एक भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तेयोंग अकेला था, लेकिन उसकी पावर्स उन दोनों पर भारी पड़ रही थीं। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा था कि जासूसों के वार सिर्फ हवा में खाली जा रहे थे। तेयोंग ने एक जोरदार किक मारी और दूसरा जासूस सीधे डाइनिंग टेबल पर जा गिरा, जिससे टेबल के परखच्चे उड़ गए। ऊपर कमरे में बंद जोंगकुकी को नीचे से आ रही इन डरावनी आवाज़ों को सुनकर अपनी जान की फिक्र होने लगी थी। वो डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसे तेयोंग की भी चिंता हो रही थी। वो जानती थी कि तेयोंग ये सब उसी को बचाने के लिए कर रहा है। हिम्मत जुटाकर जोंगकुकी ने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और नीचे हॉल की तरफ देखा। नीचे का नज़ारा देखकर उसका दिल दहल गया। तीसरा जासूस, जो काफी चालाक था, उसने देखा कि तेयोंग बाकी दोनों से उलझा हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाया और तेयोंग की पीठ पर एक बहुत ही नुकीला और जहरीला खंजर घोंप दिया। तेयोंग के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उस खंजर का जहर सीधे उसके वैम्पायर शरीर में फैलने लगा था, जिससे उसकी पावर्स कम होने लगी। जोंगकुकी ये देखकर अपनी चीख नहीं रोक पाई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो जासूस तेयोंग को तड़पता हुआ देखकर जोर से हंसा और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, जहां ऊपर जोंगकुकी खड़ी थी। उसकी भूखी आंखें सीधे जोंगकुकी को घूर रही थीं। तेयोंग ने जमीन पर गिरे होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत समेटकर उस जासूस का पैर पकड़ लिया। उसका जहर से नीला पड़ता हुआ चेहरा गुस्से से भरा था। उसने जोंगकुकी की तरफ देखते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जोंगकुकी, भागो यहाँ से, रुकना मत। जोंगकुकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो तेयोंग को इस हालत में छोड़कर कैसे भागे। जोंगकुकी ने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उस जासूस को देखा और फिर जमीन पर तड़पते हुए तेयोंग को। उसका दिमाग कह रहा था कि वो भाग जाए, लेकिन उसका दिल तेयोंग को इस हालत में छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपनी लाइफ में हमेशा अकेलेपन का सामना किया था, लेकिन आज पहली बार कोई अजनबी उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। जोंगकुकी ने भागने के बजाय पास में रखा एक भारी सा मेटल का कैंडल स्टैंड उठा लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी हिम्मत आ चुकी थी। वो जासूस जैसे ही सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, जोंगकुकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कैंडल स्टैंड सीधे उसके सिर पर दे मारा। एक जोरदार आवाज हुई और वो जासूस थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली इंसानी लड़की ने उस पर अटैक करने की हिम्मत की। गुस्से में उसकी आंखें और भयानक हो गईं। उसने जोंगकुकी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। जोंगकुकी दर्द और डर के मारे जोर से चिल्ला उठी, तेयोंग। अपनी जोंगकुकी के मुंह से अपना नाम और उसकी ये चीख सुनते ही जमीन पर गिरे तेयोंग के अंदर जैसे कोई धमाका हुआ। वो जहर जो उसके शरीर को कमजोर कर रहा था, जोंगकुकी के डर और उसकी पुकार के सामने बेअसर होने लगा। तेयोंग की आंखें अब लाल से पूरी तरह डार्क ब्लैक हो चुकी थीं, जो उसकी अल्टीमेट वैम्पायर पावर की निशानी थी। उसने एक झटके में अपनी पीठ से वो जहरीला खंजर बाहर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। उसकी बॉडी से एक ऐसी डरावनी एनर्जी निकली कि पूरी हवेली की खिड़कियों के कांच एक साथ चटक गए। अगले ही पल, इससे पहले कि वो जासूस जोंगकुकी को कोई नुकसान पहुंचा पाता, तेयोंग सीधे उसके सामने खड़ा था। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि देखने वाले को सिर्फ एक साया महसूस हुआ। तेयोंग ने उस जासूस का हाथ पकड़ा और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज साफ सुनाई दी। जासूस के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई थी कि तेयोंग ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे हवेली की बालकनी से सीधे नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही उस जासूस का खेल खत्म हो गया। बाकी के दोनों जासूस जो नीचे घायल पड़े थे, वो तेयोंग का ये रूप देखकर डर के मारे जंगल की तरफ भाग गए। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया।
तेयोंग वहीं सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। जोंगकुकी ने डरते डरते उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो तेयोंग के इस डरावने रूप से नहीं डर रही थी, बल्कि उसकी आंखों में तेयोंग के लिए एक अजीब सी फिक्र थी। तेयोंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और जोंगकुकी की तरफ देखा। उसकी ब्लैक आंखें वापस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थीं। वो बिना कुछ बोले सीधे जोंगकुकी के सामने आया और अचानक आगे बढ़कर उसने जोंगकुकी को अपने सीने से लगा लिया। तेयोंग ने जोंगकुकी को इतनी कसकर अपनी बाहों में भींच लिया था जैसे कि अगर वो अपनी पकड़ थोड़ी भी ढीली करेगा तो जोंगकुकी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जोंगकुकी का चेहरा सीधे तेयोंग के मजबूत सीने से टिका हुआ था। उसे तेयोंग की कोई हार्टबीट तो सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो एक वैम्पायर था, लेकिन उसका वो ठंडा जिस्म इस वक्त जोंगकुकी के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह लग रहा था। जोंगकुकी ने भी बिना सोचे अपने छोटे छोटे हाथ तेयोंग की पीठ पर रख दिए और उसके कोट को कसकर पकड़ लिया। काफी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे जैसे पूरे शहर का टाइम रुक गया हो। धीरे धीरे तेयोंग की सांसें नॉर्मल हुईं और उसने जोंगकुकी को खुद से थोड़ा दूर किया। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से जोंगकुकी के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। तेयोंग की आवाज इस बार बहुत ही भारी और इमोशनल थी। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसका गला रुंध गया था। जोंगकुकी ने अपनी भीगी हुई आंखों से मुस्कुराते हुए तेयोंग की तरफ देखा और बहुत ही सॉफ्टली कहा, मैं आपको उस हालत में छोड़कर कैसे भाग सकती थी? आपने भी तो अपनी जान की परवाह नहीं की मेरे लिए। जोंगकुकी की ये बात सुनकर तेयोंग के पत्थर जैसे दिल में कुछ पिघलने लगा था। 300 सालों में पहली बार उसे फील हुआ कि कोई उसकी परवाह कर रहा है, वो भी एक इंसानी लड़की। उसके चेहरे के वो सख्त एक्सप्रेशंस अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। तभी अचानक तेयोंग की बॉडी थोड़ा लड़खड़ाई। भले ही उसने उस जहर पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन खंजर का असर अभी भी उसके शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा था। उसके चेहरे पर साफ दर्द दिख रहा था। जोंगकुकी ने तुरंत उसे संभाला और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर कहा, आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, प्लीज चलिए और बेड पर लेट जाइए। तेयोंग ने बिना कोई नखरा किए जोंगकुकी की बात मान ली, क्योंकि इस वक्त जोंगकुकी का ये केयरिंग रूप उसे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। जोंगकुकी ने बहुत ही आराम से तेयोंग को बेडरूम के बड़े से बेड पर लेटा दिया। तेयोंग का चेहरा अभी भी थोड़ा पीला पड़ रहा था और उसकी आंखें आधी बंद थीं। जोंगकुकी तुरंत उसके पास बैठ गई और फर्स्ट एड बॉक्स में से बची हुई दवाइयां ढूंढने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक वैम्पायर के जख्म को कैसे ठीक करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी। उसने एक साफ कपड़ा लिया और उसे ठंडे पानी में भिगोकर बहुत ही धीरे से तेयोंग के माथे पर रख दिया। ठंडी पट्टी के टच से तेयोंग को थोड़ा सुकून मिला। उसने अपनी आंखें खोलीं और पास बैठी जोंगकुकी को देखने लगा। जोंगकुकी का पूरा ध्यान उसकी केयर करने में था। उसकी आंखों में तेयोंग के लिए साफ फिक्र दिख रही थी। तेयोंग ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जोंगकुकी की कलाई को पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इस बार कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोला, जोंगकुकी, मुझे छोड़कर मत जाना। जोंगकुकी ने तेयोंग के उस कमजोर चेहरे को देखा। कहाँ वो कुछ देर पहले पूरे हॉल में तबाही मचा रहा था और कहाँ इस वक्त वो एक छोटे बच्चे की तरह उससे न जाने की बात कह रहा था। जोंगकुकी के दिल में तेयोंग के लिए जो भी थोड़ा बहुत डर बचा था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने बहुत ही प्यार से तेयोंग के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा और कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए और आराम कीजिए, मैं यहीं आपके पास हूँ। जोंगकुकी की बात सुनकर तेयोंग के चेहरे पर एक गहरा सुकून आ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे गहरी नींद में चला गया। जोंगकुकी पूरी रात वहीं उसकी साइड में बैठी रही। वो बार बार पट्टी बदलती रही और उसके चेहरे को देखती रही। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जिस वैम्पायर से पूरी दुनिया डरती है, उसके दिल में जोंगकुकी के लिए इतनी जगह बन चुकी है। रात धीरे धीरे बीत रही थी और उन दोनों के बीच का ये अजीब सा कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। सुबह जब तेयोंग की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी। जहर का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसके जख्म भी काफी हद तक भर गए थे। उसने उठने की कोशिश की तो उसे अपने हाथ पर एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने साइड में देखा तो जोंगकुकी बेड के कोने से सिर टिकाए सो रही थी। उसका एक छोटा सा हाथ अभी भी तेयोंग के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। तेयोंग बस बिना हिले डुले उसे ही देखता रहा। सुबह की हल्की धूप जोंगकुकी के मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी एंजल जैसी लग रही थी। तेयोंग ने बहुत ही सॉफ्टली अपनी उंगलियों से उसके बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस लड़की में ऐसा क्या जादू है जिसने उसके सदियों पुराने ठंडे और पत्थर जैसे दिल को पूरी तरह बदलकर रख दिया था। तभी जोंगकुकी की आंखें खुली। तेयोंग को बिल्कुल ठीक और अपने पास बैठा देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? दर्द हो रहा है क्या? तेयोंग ने उसकी आंखों में देखा और अपनी लाइफ में पहली बार खुलकर मुस्कुराया।
उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैम्पायर्स बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, और फिर रात भर तुमने मेरी इतनी केयर जो की है। तेयोंग की वो डीप आवाज़ और उसकी स्माइल देखकर जोंगकुकी का चेहरा ब्लश करने लगा और उसने शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लीं। तभी अचानक हवेली के बाहर फिर से कई सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। इस बार आवाज़ कल रात जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत ही फॉर्मल और भारी थी। तेयोंग के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसने जोंगकुकी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखकर आता हूँ। जोंगकुकी ने डरकर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन तेयोंग ने उसके हाथ को धीरे से थपथपाया और उसे भरोसा दिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसे पता था कि इस बार काउंसिल के बड़े लीडर्स खुद यहाँ आए हैं। तेयोंग जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के बड़े से मेन गेट पर ब्लैक और गोल्डन आउटफिट्स पहने 3 बुजुर्ग वैम्पायर्स खड़े थे। ये वैम्पायर काउंसिल के सबसे पावरफुल और सीनियर लीडर्स थे। उनके पीछे कई सारे गार्ड्स भी खड़े थे। हॉल में आते ही सबसे सीनियर लीडर ने आगे बढ़कर तेयोंग को देखा और बहुत ही सीरियस आवाज में कहा, किम तेयोंग, तुमने काउंसिल के जासूसों पर अटैक करके वैम्पायर लॉ को तोड़ा है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इंसानों के साथ रिश्ता रखना हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तेयोंग बिल्कुल नहीं डरा। वो पूरी तरह सीधे खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, लॉ उनके लिए होते हैं जो कमजोर होते हैं। वो जासूस मेरी हवेली में घुसकर मेरी सोलमेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मेट को बचाने के लिए किया, और इसके लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। सोलमेट शब्द सुनते ही तीनों लीडर्स के चेहरों पर एक झटका लगा। वैम्पायर वर्ल्ड में प्योर ब्लड वैम्पायर की सोलमेट मिलना एक बहुत ही रेयर और चमत्कारी बात मानी जाती थी। तभी सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई। जोंगकुकी कमरे में अकेले नहीं रुक पाई थी और वो तेयोंग की फिक्र में नीचे आ गई थी। जैसे ही काउंसिल के लीडर्स की नज़र जोंगकुकी पर पड़ी, उनकी आंखें उसकी प्योर और अट्रैक्टिव खुशबू से फैल गईं। जोंगकुकी ने उन डरावने लीडर्स को देखकर डर से अपने हाथ भींच लिए, लेकिन वो रुकी नहीं और सीधे आकर तेयोंग के पीछे खड़ी हो गई। तेयोंग ने तुरंत अपना एक हाथ पीछे करके जोंगकुकी को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे वो दुनिया की किसी भी ताकत को उसे छूने नहीं देगा। काउंसिल के सबसे बुजुर्ग लीडर ने जोंगकुकी को बहुत ध्यान से देखा और फिर तेयोंग की तरफ मुड़कर कहा, तो ये वाकई सच है। सदियों बाद किसी प्योर ब्लड को उसकी मेट मिली है। किम तेयोंग, हम तुम्हारी पावर्स और इस लड़की की खुशबू से समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली इंसानी लड़की नहीं है। लेकिन याद रखो, वैम्पायर वर्ल्ड के बाकी लोग इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना होगा। तेयोंग ने जोंगकुकी की तरफ देखा और फिर लीडर से कहा, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। काउंसिल के लीडर्स ने तेयोंग की आंखों में वो पक्का इरादा देख लिया था। सबसे सीनियर लीडर ने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना चांदी का लॉकेट निकाला। उस लॉकेट पर वैम्पायर काउंसिल का शाही सिंबल बना हुआ था। लीडर ने वो लॉकेट तेयोंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लॉकेट इस लड़की को पहना दो। इसकी वजह से इसके खून की खुशबू इस हवेली से बाहर नहीं जा पाएगी और बाकी वैम्पायर्स को कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ कोई इंसान रह रहा है। लेकिन याद रखना तेयोंग, ये सिर्फ कुछ वक्त का सॉल्यूशन है। तुम्हें इसे जल्द ही हमेशा के लिए अपने जैसा बनाना होगा। इतना कहकर काउंसिल के लीडर्स अपने गार्ड्स के साथ चुपचाप हवेली से बाहर चले गए। उनके जाते ही जोंगकुकी ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसकी रुकी हुई जान वापस आई हो। तेयोंग उसकी तरफ मुड़ा और बहुत ही प्यार से जोंगकुकी के पास आया। उसने वो चांदी का सुंदर लॉकेट जोंगकुकी के गले में पहना दिया। जैसे ही लॉकेट जोंगकुकी की स्किन से टच हुआ, हवा में फैली वो मीठी खुशबू अचानक गायब हो गई। जोंगकुकी ने उस लॉकेट को अपने हाथ में लिया और फिर तेयोंग की तरफ देखकर पूछा, उन लीडर ने अभी क्या कहा? हमेशा के लिए अपने जैसा बनाना होगा, इसका क्या मतलब है? तेयोंग ने जोंगकुकी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल थीं। उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें भी एक वैम्पायर बनना होगा जोंगकुकी। अमर होना होगा मेरी तरह। लेकिन मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये तुम्हारी लाइफ है और ये फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। जोंगकुकी तेयोंग की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। एक तरफ उसकी वो नॉर्मल इंसानी दुनिया थी जहां उसका कोई अपना नहीं था, और दूसरी तरफ यह अजीब डरावनी लेकिन प्यार से भरी दुनिया थी जहां तेयोंग जैसा पार्टनर उसकी जान देने के लिए तैयार था। उसने तेयोंग के उस खूबसूरत चेहरे को देखा जिसने उसकी पूरी लाइफ बदल दी थी। जोंगकुकी ने एक गहरी सांस ली, तेयोंग के हाथ को थोड़ा और कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए तेयोंग, लेकिन तब तक मैं यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। तेयोंग ने मुस्कुराकर उसे फिर से अपने गले से लगा लिया और इस तरह उस कोल्ड वैम्पायर किंग को उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत मोड़ मिल चुका था।